नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 100 बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में दिल्ली के वडेरा हाउस कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। दिशा रवि को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। इससे पहले बीते रोज दिशा रवि की कस्टडी पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से दिशा रवि की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। बता दें कि टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को 13 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मामले में निकिता जैकब समेत कई लोगों का नाम सामने आया था। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा मामले में आरोपी लखा सिधाना बठिंडा में हुई किसान रैली में दिखाई दिया। लखा सिधाना पूर्व गैंगस्टर है और उसे दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस काफी दिनों से लखा सिधाना की तलाश कर रही थी और 80 महीने पुलिस ने लखा की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की थी। बता दें कि हाल ही में लखा ने फेसबुक पर वीडियो जारी कर पंजाब के नौजवानों से बठिंडा में 23 फरवरी को इकट्ठा होने का ऐलान किया था। वो एक रैली में खुद भी नजर आया। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में 2 और आरोपी जम्मू से गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम मोहिंदर सिंह और मनदीप सिंह बताया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 90वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानून वापस ले और एमएसपी पर कानून लाए। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की और मजबूत करने के लिए पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। किसानों ने अपने अपने क्षेत्र की पगड़ी को पहनकर सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज किया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए और ये गलत फहमी निकाल देनी चाहिए कि किसान वापस जाएंगे। दरअसल पगड़ी संभाल दिवस शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में मनाया गया। इस दौरान किसानों ने अपने आत्मसम्मान का इजहार करते हुए अपने अपने क्षेत्र की पगड़ी पहनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि इस साल के बजट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछला साल एक अग्नि परीक्षा की तरह था। देश के हेल्थ सेक्टर ने अनेकों जिंदगियां बचाई। पीएम ने कहा कि आज सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ दम पर 21 करोड़ टेस्ट हो गए। पीएम ने कहा कि हमें मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक हेल्थ से बड़े सभी प्रोजेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा से बेहतर तरीके से निपटा जाए। हमने कहा कि भारत 2025 तक टीबी को खत्म करेगा। कोरोना काल का जो अनुभव है वो इस मिशन में हमारी मदद करेगा। पीएम बोले कि कोरोना काल में भारत के आयुर्वेद को दुनिया ने माना। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में भारत के आयुर्वेद को दुनिया ने माना है। भारत के मसाले काढ़े आज पूरी दुनिया में फेमस हैं। ऐसे में इन्हें और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि को कोरोना वैक्सीन कोरोनिल का समर्थन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को आड़े हाथों लिया। आईएमए ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा का प्रमोशन नहीं कर सकता। गौरतलब है कि योग गुरु बाबा रामदेव ने 19 फरवरी को कोरोना की दवा लॉन्च की थी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी मौजूद रहे, जिन पर अब विवाद खड़ा हुआ है। भारत में साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के 2 और केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब तक 6 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। वहीं यूके स्ट्रेन में अब तक 187 मामले सामने आए हैं। वहीं एक शख्स में ब्राजील वाले स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की वीवीआईपी शादी समारोह में कोरोना नियमों को तोड़ने के चलते पुलिस ने केस दर्ज किया। बता दें कि धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में कई वीवीआईपी लोग बिना मास्क के नजर आए। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल थे। शादी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने पर बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक, लक्ष्मी लॉन्च के मालिक और मैनेजर निरूपल केदार के खिलाफ हड़पसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। यह जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालकृष्ण कदम ने दी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जोधपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 21 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी, यानी कि एक जगह पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।
जोधपुर में शादियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए 100 लोगों की संख्या तय कर दी गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं और स्कूल कॉलेजों के छात्रों को इस मामले में छूट दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इंदौर और भोपाल में मास्क फिर से अनिवार्य किया गया। बता दें कि एमपी के 12 जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते मामलों से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाले मेलों में सतर्कता और जागरूकता बरतने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में परिवहन बसें और मेट्रो ट्रेनें फिलहाल सीमित क्षमता के साथ चलती रहेंगी। कोरोना के लगातार आ रहे मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक परिवहन साधनों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने से इनकार किया है। दिल्ली में अगले 2 हफ्तों तक हालात पर नजर रखी जाएगी। उसके बाद डीटीएम में यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर छूट देने का फैसला करेगा। बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने पिछले हफ्ते ही डीडीएम को यात्रियों की संख्या में छूट का प्रस्ताव भेजा था, जिसे फिलहाल नहीं माना गया। 2 दिन थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वहीं 35 पैसों के साथ पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे, जबकि डीजल 81 रुपए 32 पैसे तक पहुंच गया। तेल की बढ़ती कीमतों में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 34 पैसे, जबकि डीजल की 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार जनता की मेहनत की कमाई लूट रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब ऑटो रिक्शा और टैक्सी से सफर करना महंगा हो गया, क्योंकि मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी संघ ने बेस फेयर में 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। मुंबई में ऑटो रिक्शा का बेस फेयर पहले 18 रुपए था, जो बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया गया। वहीं काली पीली टैक्सियों का बेस फेयर 22 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। आपको बता दें कि बढ़ोतरी काफी समय बाद की गई है। वहीं ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का कहना है कि उन्होंने पिछले 5 साल से बेस फेयर में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन महंगाई की वजह से ऑटो और टैक्सी के मेंटेनेंस के लिए उन्हें बेस फेयर में बढ़ोतरी करनी पड़ी। गुजरात में नगर निगम चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं निकाय चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर आप और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए खुशखबरी लेकर आया। विधानसभा से चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला सुर्खियों में है। मामले में सीबीआई ने मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी ने से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की है। खबरों के मुताबिक रुजिरा ज्यादातर सवालों को जवाब नहीं दे पाई। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के नेता के रिश्तेदारों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के प्रभारी उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जायजा लेने के लिए शुक्रवार को राज्य का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान सुदीप जैन बंगाल के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वो राज्य में कानून व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई सरफेस टू एयर मिसाइल का ओडिशा में 2 बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। बता दें कि कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले उस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है, यानी ये पूरी तरह से एक स्वदेशी मिसाइल है। डीआरडीओ की कामयाबी के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बधाई दी। उन्होंने लिखा कि स्वदेश में विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का ओडिशा के तट पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने के लिए डीआरडीओ को बधाई। चमोली में 7 फरवरी को आपदा में लापता लोगों के परिजनों को जल्द ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र से मिले दिशा निर्देशों के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। चमोली आपदा के बाद से लापता 204 लोगों में से कई जगह से मानव अंग समेत कुल 70 शव मिले हैं, जबकि 134 लोग लापता हैं। इनकी तलाश में चमोली और ऋषिगंगा और धौली गंगा घाटी के साथ ही तपोवन टनल के पिछले कई दिनों से रेस्क्यू जारी है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका लगातार सभाएं और महापंचायत कर रही हैं। मथुरा में प्रियंका गांधी किसानों के बीच गई। उस दौरान उन्होंने पालीखेड़ा मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। वहीं इससे पहले रास्ते में मौजूद कार्यकर्ताओं और किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रियंका ने आप पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ
पीएम अहंकारी ही नहीं कायर भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने कुछ बनाया ही नहीं तो फिर आपने बेचा क्या। प्रियंका बोली कि आपकी सरकार ने सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी बनाई जिससे जनता परेशान है। प्रियंका ने ऐलान किया कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे किसान लड़ाई जारी रखेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि निषादों की नाव तोड़ी गई, उन्हें मारा पीटा गया और रोजगार छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रही है। अखिलेश ने कहा कि सपा नफरत की दीवार तोड़ेगी और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी। बसपा नेता लालजी निर्मल ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को समाजवाद से कोई मतलब नहीं है, उनको समाजवाद की परिभाषा का अर्थ भी नहीं पता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि आमदनी घट रही है, तनख्वाह कट रही है। वहीं मायावती ने भी पेट्रोल के बढ़ते दामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरा। रामपुर जेल में बंद शबनम को फांसी कब होगी, अभी इस पर फैसला नहीं हो सका। शबनम को फांसी दिए जाने के लिए मथुरा की जेलों में तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अभी डेथ वारंट जारी न होने के कारण उसे फांसी नहीं दी जा सकी। हरियाणा में 5 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी जिसमें बजट सत्र की अवधि पर मुहर लगाई जाएगी। हरियाणा में बजट सेशन से पहले कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल ने मंथन किया जिसमें बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट सेशन में सरकार को घेरने की रणनीति है। बजट सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 4 मार्च को दोपहर 3 बजे एक बार फिर कांग्रेस के विधायक बैठक करेंगे। वहीं तेल की कीमतों को लेकर हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार वैट विड्रॉ करके लोगों को महंगे तेल से राहत दे। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने जिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। हरियाणा प्रदेश के होम मिनिस्टर अनिल विज ने प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए गृह सचिव राजीव अरोड़ा को लेटर लिखा जिसमें नए डीजीपी के लिए 7 आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजने का आदेश दिए। डीजीपी मनोज यादव का 2 साल का कार्यकाल 21 फरवरी 2021 को पूरा हो गया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने अगले आदेश तक डीजीपी मनोज यादव का एक्सटेंशन कर दिया है। अब विज खुद चाहते हैं कि नए डीजीपी की नियुक्ति हो। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को नोटिस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया था जिसको लेकर एक वकील ने याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस भेजा है। दरअसल 13 फरवरी को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपने बयान पर कुछ ही घंटों बाद खेद भी जताया था। पंजाब आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसान नेता नवदीप कौर से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि हरपाल चीमा, सरबजीत कौर मानुके और अनमोल गगनमान नवदीप कौर से मिलने के लिए करनाल जेल पहुंचे थे। हरपाल चीमा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिटलर शाही की सरकार है। साथ ही उन्होंने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा और कहा कि नवदीप को बाहर निकालने में कैप्टन साहब फेल हो गए। दिल्ली हिंसा को लेकर गिरफ्तार किए गए किसानों के समर्थन में अमृतसर श्री अकाल तख्त साहिब से पहला जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। जत्थे की अगुवाई दल खालसा के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने की। हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया। अब से ग्राम पंचायतों पर संबंधित ब्लॉक के बीडीपीओ के प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे और सरपंचों की वित्तीय पावर खत्म हो जाएगी। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 23 फरवरी तक सरपंचों को पद छोड़ने के 12 फरवरी के हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके तहत चुनाव की तारीख घोषित होने तक पद पर बने रहने की मांग की जा रही है। बता दें कि 24 फरवरी 2016 को पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्यभार संभाला था। रेवाड़ी के एक 15 साल के छात्र हार्दिक ने व्हाट्सएप को टक्कर देने वाला ऐप तैयार किया है जिसका नाम बीटल रखा गया, जिसमें व्हाट्सएप की तरह सभी सुविधाएं मौजूद हैं। हार्दिक अभी 9वीं कक्षा का छात्र है। हार्दिक ने गृहमंत्री अनिल विज से मुलाकात की। इस दौरान गृहमंत्री ने छात्र को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हार्दिक ने बताया कि बीटल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है और ये प्राइवेसी के मामले में पूरी तरह से सुरक्षित है।
सीमांत क्षेत्र के किसानों को हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हरियाणा की सीमाओं के साथ लगते पड़ोसी राज्यों के किसानों को सरकार ने हरियाणा में फसल बेचने की इजाजत दे दी है। अब दूसरे राज्यों के किसान हरियाणा में अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए दूसरे राज्यों में आए किसानों को मंडी में फसल बेचने से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल की जानकारी देनी होगी। मार्केट कमेटी के अधिकारी ने मनोज कुमार ने कहा कि यूपी के सहारनपुर के किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत हैं, वो सभी सीजन में गेहूं की फसल रादौर अनाज मंडी में बेच सकते हैं। फरीदाबाद में मेयर और एसडीओ के बीच बहस हो गई। दरअसल मेयर सुमन बाला शौचालय की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची थी। इस दौरान टॉयलेट में गंदगी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, जिसके बाद दोनों में बहस हुई। एसडीओ से बहस होने पर मेयर सुमन बाला ने एसडीओ पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बेशक शौचालय की रोजाना सफाई होती होगी, लेकिन हालात देखकर पता चलता है कि पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। सोनीपत के सरकारी नागरिक अस्पताल को अब ऑक्सीजन बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। दरअसल यहीं अब ऑक्सीजन का प्लांट शुरू होने जा रहा है, जिससे अस्पताल को प्रति महीने लाखों का फायदा होगा। सोनीपत नागरिक अस्पताल में फिलहाल 200 बेड हैं, जहां सभी बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई करने में अस्पताल प्रशासन को 2 लाख प्रतिमाह खर्च करना पड़ता है। आपको बता दें कि अस्पताल में 25 फरवरी तक ऑक्सीजन की सुविधा मिल जाएगी। महेंद्रगढ़ के जिला स्तरीय खेल परिसर में बॉक्सिंग रिंग का उद्घाटन उपायुक्त अजय कुमार ने किया। इस दौरान उपायुक्त ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से सोनीपत के 4 साहित्यकारों को अलग अलग पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, जिसमें डॉक्टर कमलेश मलिक, डॉक्टर संतराम देशवाल, डॉक्टर अशोक बत्रा और डॉक्टर ज्योति का नाम शामिल है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि गुरुग्राम में अवैध खनन माफिया सरकार को राजस्व का चूना लगाने के लिए व्हाट्सएप का सहारा ले रहे हैं। दरअसल 82 से 85 ट्रांसपोर्टर व्हाट्सएप ग्रुप में आरटीए के वाहनों की लाइव लोकेशन भेजकर गोरखधंधा कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए खनन माफिया आरटीए के वाहनों पर नजर रखते हैं और फिर इस ग्रुप में आरटीए के वाहनों की लाइव लोकेशन डालते रहते हैं। इससे आरटीए की सूचना मिलते ही खनन माफिया अपना रास्ता बदल देते हैं। सोनीपत में कोरोना काल के बाद रेलवे मुनाफा कमाने के लिए लोकल ट्रेनें चलाकर उसे एक्सप्रेस ट्रेन का नाम दिया है। यात्रियों का आरोप है कि अब रेलवे एक्सप्रेस ट्रेन का नाम देकर डबल किराया वसूल रही है। यात्रियों का कहना है कि किराया बढ़ाने के लिए लोकल ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन का नाम दिया गया, मगर ये ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती है। किराया 10 रुपए था, अब 30 रुपए हो गया है। फरीदाबाद में सीएम प्लान की टीम ने बिजली चोरी का खुलासा किया। दरअसल सीएम प्लान की टीम ने आटा चक्कियों पर छापेमारी की। इस दौरान कई आटा चक्कियों के मालिक बिजली चोरी करते पाए गए। साडौरा में अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। पुलिस ने साडौरा बस स्टैंड के पास बाजार से अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान पुलिस ने दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। साइबर सिटी गुरुग्राम में संचालित बैंक की फर्जी ईमेल आईडी तैयार कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से बैंक की फर्जी ईमेल आईडी तैयार कर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाते थे। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी अभी 2 करोड़ 38 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। बहादुरगढ़ के मेन बाजार में एक ज्वेलरी शॉप को 3 बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक के बल पर लूटपाट का प्रयास किया, मगर आसपास के दुकानदारों ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों को पहले दुकानदारों ने जमकर पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बदमाशों की बाइक से किसान यूनियन का बल्ला भी बरामद हुआ। तीनों आरोपियों में से एक आरोपी फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। कुरुक्षेत्र में अपने साथी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की हिरासत में, लेकिन अभी तक पुलिस को मृतक महिला का शव नहीं मिला है। पुलिस लगातार शव की तलाश कर रही है। नौ में दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेस वे पर जारी निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी गिर जाने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई। मृतक मजदूर यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। आगामी विधानसभा और निगम चुनाव के मद्देनजर हिमाचल कांग्रेस की राज्य स्तरीय 2 प्रमुख समितियों की बैठक सोलन के कसौली में 27 फरवरी को होगी, जिसमें चुनाव के लिए पार्टी अहम रणनीति बनाएगी। मीटिंग में प्रदेश के टॉप लीडरशिप के अलावा कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला मौजूद रहे, जिसमें प्रदेश में होने जा रहे 4 निगम चुनावों में से प्रदेश कांग्रेस पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा होगी। सोलन शहर के लिए सफाई समस्या बड़ी गंभीर है, जिसको लेकर शहरवासियों ने नगर निगम के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि निगम कूड़ा उठाने वाले पर शुल्क तो वसूल रहा है, लेकिन आज तक कूड़ा उनके लिए समस्या बना हुआ है।
सोलन के कंडाघाट में प्रदेश का इकलौता महिला बहुतकनीकी संस्थान अब पहले की तरह अपनी सेवाएं दे रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते यह संस्थान काफी समय से बंद था। राष्ट्रीय महिला बहुतकनीकी संस्थान के प्रधानाचार्य दिनेश मित्रा ने बताया कि संस्थान में मौजूद सभी छात्राओं और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा चुका है और उन्होंने ये भी कहा कि सभी तरह के संस्थान की तरफ से सुविधाएं रखी जा रही हैं। विश्व में कोरोना के मामले 11 करोड़ 22 लाख को पार कर चुके हैं, जिनमें से 24,84,000 से ज्यादा की मौत, 8 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आ चुका है। देश में कोरोना के करीब 10,000 नए केस आए हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 76 लोगों की मौत हुई है। भारत में यह संख्या 1 करोड़ 10 लाख को पार कर चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 7 लाख 10 हजार से ज्यादा ठीक, 1 लाख 10 हजार से ज्यादा की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,38,000 को पार कर चुका है, जिनमें से 1,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,02,000 को पार कर चुके हैं। इनमें से 8,700 से ज्यादा मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, तो वहीं 2,300 से ज्यादा केस अभी भी प्रदेश में एक्टिव हैं। हरियाणा में यह संख्या 2,69,000 को पार कर चुकी है। 2,65,000 से ज्यादा ठीक, 875 मरीजों का इलाज अभी भी प्रदेश के अंदर जारी है। गलवान घाटी में हुई झड़प में मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को लेकर चीन ने अपने देश के 3 पत्रकारों को ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इन पत्रकारों ने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को लेकर तमाम सवाल खड़े किए थे। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में पड़ी बर्फ कुछ पिघलती नजर आ रही है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के उस गुजारिश को मान लिया है जिसमें पाक सरकार ने पीएम इमरान खान के श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय एयरोस्पेस इस्तेमाल करने यानी भारत के ऊपर से उड़ने की इजाजत मांगी थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मंगलयान परसिवरेंस के मंगल ग्रह पर उतरने का पहला वीडियो अब जारी कर दिया है। यही नहीं, नासा ने लाल ग्रह की आवाज का ऑडियो और कई अद्भुत तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज पब्लिश करने पर रोक लगाने वाले फेसबुक की अकड़ अब ढीली पड़ गई है। दरअसल लंबे चले विवाद के बाद फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज को प्रकाशित करने पर लगाए गए बैन को हटाने का फैसला कर लिया है। सैन फ्रांसिस्को में एक 139 साल पुराने घर को क्रेन और ट्रक की मदद से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिसे देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सोशल मीडिया पर इस घर के शिफ्ट किए जाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच डे नाइट होगा, जो गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 से अभी तक बराबर है। बता दें कि मोटेरा स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 2 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से एक में भारत को जीत मिली है, एक टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता है। तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम ने खूब अभ्यास किया। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। पंत ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उन्होंने अपने हाथों से ड्रोन कैमरे को संचालित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईपीएल ऑक्शन में बेटे अर्जुन को खरीदे जाने पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने जवाब दिया और कहा कि खेल में मैदान पर आपके प्रदर्शन के अलावा किसी अन्य चीज को मान्यता नहीं मिलती है। भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच वनडे और टी20 सीरीज का आगाज 7 मार्च से हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो भारतीय महिला टीम करीब 1 साल बाद मैदान में उतरेगी। कॉमेडियन कपिल शर्मा व्हील चेयर पर बैठकर मुंबई एयरपोर्ट से निकलते हुए नजर आए, जिसे देख सभी हैरान रह गए। हालांकि कपिल के व्हील चेयर पर होने की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कपिल की ऐसी हालत देख उनके फैंस ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 का खिताब जीतने वाली रूवीना दलैक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लेडी बॉस यानी रूवीना दलैक के घर पहुंचने पर उनके पति अभिनव शुक्ला उनका जोरदार स्वागत करते नजर आए।
बिग बॉस सीजन 14 के फर्स्ट रनर अप रहे सिंगर राहुल वैद्य ने शो से निकलने के बाद घर पर शानदार पार्टी रखी, जिसका वीडियो राहुल वैद्य ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। खास बात यह कि राहुल ने यह वीडियो पौरी हो रही याद दिलाता है। एक्टर कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया 2 इस साल 19 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि भूल भुलैया 2 में कहानी का एक साइकोलॉजिक पहलू है, जिसे सुलझाने के लिए कार्तिक का साथ इस फिल्म में कियारा आडवाणी देने वाली है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक की रिलीज डेट सामने आई है। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 17 सितंबर को रिलीज होगी। इस बात की जानकारी खुद आयुष्मान ने सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई है। तो चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।